हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या इस टॉपिक को कुछ बुक में क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी बोलते हैं। एम्पलीफायर या हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका नाम है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विथ फीडबैक। तो एग्जाम में किसी भी नाम से ये टॉपिक आए, आपको लिख के यही आना है। मेरे कुछ दोस्त जो मेरे सारे वीडियो देखते होंगे वो माइंड में ये सोच रहे होंगे कि सर आपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के ऊपर बात पहले भी की है इसी वीडियो में। मैं याद दिला देता हूँ। ओपेम 07 ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस। इस वीडियो में भी मैंने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में पढ़ाया था। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में पढ़ाया था। बट मैं आपको बताऊं कि वहां पे जो मैंने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में पढ़ाया था उसका पूरा नाम था ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्लियर हो गई बात? तो ऑब्वियस सी बात है, यानी इसका जो पूरा नाम था, फुल नेम, वो था ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ऑब्वियस सी बात है कि आज का टॉपिक और जो मैंने ओपेम 07 ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ाया था वो दोनों डिफरेंट है। यानी जो मैंने वीडियो नंबर ओपेम 07 ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ाया था वो एक्चुअली ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, बट उसका पूरा नाम है क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, या इसका पूरा नाम ये हो सकता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक। तो दोनों टॉपिक अलग है। तो एग्जाम में अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या है, अगर आपसे एग्जाम में सिंपली ये पूछा जाए कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या है, तो आपको लिख के आज का टॉपिक आना है, ना कि ये वाला। क्लियर हो गई बात? तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि एग्जाम में अगर आपसे सिंपली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको आज के ही इस वीडियो का डेरिवेशन लिख के आना है एग्जाम में, या जो भी मैं आज के इस वीडियो में नोट्स में लिखवाऊंगा वो सब आपको लिख के आना है अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के ऊपर। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आज आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक का नाम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अगर पढ़ा है तो इसका मीनिंग क्या है, यानी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मीनिंग क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में, पहले वो समझते हैं। तो उससे पहले ये समझते हैं कि एम्पलीफायर, एम्पलीफायर कहने का मतलब है एक वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है। अगर मैं इसे बोल रहा हूं ये एम्पलीफायर है, तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में कि इसके पास अगर एक इनपुट टर्मिनल है और एक आउटपुट टर्मिनल है, ठीक है, और इनपुट टर्मिनल पे हम वोल्टेज सिग्नल फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट दे रहे हैं, तो आउटपुट जो हो वो इसको एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई कहने का मतलब क्या होता है, देखो कि अगर इसका ये आउटपुट वोल्टेज सिग्नल वी आउट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एम्पलीफाई करने का मतलब है आउटपुट ऑलवेज प्रोपोर्शनल रहे इनपुट के, एंड इस कंडीशन के साथ साथ आउटपुट ऑलवेज ग्रेटर देन रहे इनपुट वोल्टेज सिग्नल के। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एम्पलीफिकेशन की कंडीशन ये होती है कि वी आउट जो वी इन के प्रोपोर्शनल है, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाएं तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा और इनपुट वोल्टेज सिग्नल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस कांस्टेंट टर्म को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज के रेशियो से, और इसे हम कहते हैं वोल्टेज गेन। तो खास बात क्या होती है, किसी भी एम्पलीफायर के लिए हम आउटपुट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, गेन का मल्टीप्लाई कर दें उसके इनपुट वोल्टेज सिग्नल से। तो यानी अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक वोल्टेज एम्पलीफायर है, वोल्टेज एम्पलीफायर है, तो अगर इसके इनपुट पर 2 वोल्ट दे रहा हूं
तो आउटपुट लेटर सपोज अगर मैं गेन को ए की वैल्यू 5 सेट कर देता हूं तो आउटपुट वोल्टेज सिग्नल मुझे क्या मिलेगा, 10 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, मैं डीसी इनपुट वोल्टेज सिग्नल की बात कर रहा हूं, डीसी इनपुट वोल्टेज सिग्नल की बात कर रहा हूं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि वोल्टेज एम्पलीफायर क्या है। यानी सिंपल, एम्पलीफायर कहने का मतलब होता है वोल्टेज एम्पलीफायर। अभी के लिए समझो। अब ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या है? देखो, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि ये एम्पलीफाई तो करे बट इनपुट वोल्टेज सिग्नल के साइन को चेंज कर दे। क्लियर हो गई बात? यानी इन्वर्टिंग कहने का मतलब क्या है, इन्वर्ट कहने का मतलब क्या है, इन्वर्ट कहने का मतलब है चेंज इन साइन। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वोल्टेज है, ये एम्पलीफायर ना होके ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, यानी अब मैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात कर रहा हूं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात कर रहा हूं। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के इनपुट पे आपने 2 वोल्ट का अगर डीसी वोल्टेज सिग्नल दिया है, डीसी सिग्नल दिया है, तो इसका आउटपुट वोल्टेज अगेन मैं अगर ये सेट करूं कि गेन हमारी क्या है, 5 है, तो ये क्या करेगा कि इसको एम्पलीफाई तो करेगा बट उसके साइन को भी चेंज करेगा, यानी इन्वर्ट करेगा। तो क्या होगा, इसकी गेन को, यानी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन निगेटिव आनी चाहिए, तभी तो साइन चेंज कर पाएगा। यानी अब मुझे क्या करना है, -5 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी आउटपुट हो जाएगा -10 वोल्ट। तो इस टाइप का जो एम्पलीफायर है, जो क्या कर रहा है, इनपुट वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करने के साथ साथ उसका साइन चेंज कर रहा है, उसे हम कहेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और याद रखना, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की जो वोल्टेज गेन होगी वो निगेटिव होगी, तभी तो साइन चेंज कर पाएगा। तो आपको यहां से एक और बात पता चली कि वोल्टेज गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मस्ट बी निगेटिव। ठीक है, मस्ट बी निगेटिव। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा हमें डीसी वोल्टेज सिग्नल से डील नहीं करनी होती, कभी कभी हमें एसी वोल्टेज सिग्नल से भी डील करनी होती है। ठीक है, तो एसी वोल्टेज सिग्नल का जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे इनपुट वोल्टेज सिग्नल को अगर मैं ऐसा दूं 2 sin ओमेगा टी, तो यानी इस टाइप का एक सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एसी वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, ठीक है, ये भी ऑब्वियस सी बात है, वोल्ट में ही होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसी सेम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के इनपुट पे, जैसे मैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोल रहा हूं, इसके इनपुट पे अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, जो वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं वो 2 sin ओमेगा टी, यानी ऑब्वियस सी बात है वोल्ट का एसी सिग्नल हम दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सेम यही इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो इसकी अगर गेन में अगेन ले लूं -5 है, तो ये आउटपुट पे क्या सिग्नल देगा, -10 sin ओमेगा टी, ये वोल्टेज सिग्नल देगा। सिंपल सी बात है, रूल वही है। रूल क्या है, आउटपुट फॉर्मूला क्या है आउटपुट वोल्टेज सिग्नल का फॉर द एम्पलीफायर, आउटपुट वोल्टेज सिग्नल इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट वोल्टेज सिग्नल। इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, तो जो भी इनपुट सिग्नल है उसको हमें गेन से मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे दे देना है। बट एसी सिग्नल की खास बात क्या होती है कि इसमें फेज होता है। ठीक है, फेज क्या होता है वो समझते हैं, देखो ध्यान से समझो। इस ओमेगा टी को, ठीक है, इस ओमेगा टी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 sin थीटा। तो ये जो थीटा है, इसी जिसे मैंने ओमेगा टी से रिप्लेस किया है, या ओमेगा टी को मैंने थीटा से रिप्लेस किया है, इसी को हम कहते हैं फेज ऑफ सिग्नल। क्लियर हो गई बात? यानी ये बताता है कि उस सिग्नल का शेप कैसा होगा, यानी ये क्या डिसाइड करता है, ये बताता है शेप ऑफ सिग्नल, शेप ऑफ द सिग्नल, कि सिग्नल किस शेप का है।
अब खास बात समझो कि इनपुट पे अगर मैंने, अब यहां पे बात करते हैं, इनपुट पे मैंने वोल्टेज सिग्नल लिया साइन वेव का इस तरह से, ठीक है। और इसका पीक वोल्टेज क्या है 2 वोल्ट, तो प्लस का 2 वोल्ट पीक होगा और माइनस का 2 वोल्ट मिनिमम वोल्टेज होगा उसके बीच में। तो अगर मैं, देखो सिंपल सी बात है, ओमेगा टी की वैल्यू को अगर 0 सेट कर दूं, इंप्लाइज दैट इनपुट वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ओमेगा टी की वैल्यू को 90 सेट कर दूं तो वी इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फॉर्म, ये इक्वेशन है, ठीक है। वी इन की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 पे, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी 2 वोल्ट का सिग्नल मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यानी इस पॉइंट पे जहां पे मैक्सिमम वोल्टेज हो रहा है, यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, ध्यान से समझना। और जहां पे सिग्नल स्टार्ट हुआ है वहां पे थीटा की वैल्यू क्या है, यहां पे थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ओमेगा टी की वैल्यू अगर मैं 180 सेट करूं तो वहां पे वी इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 180 पे साइन 180 की वैल्यू 0 होती है तो 0 वोल्ट। तो यानी ये पॉइंट पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री। और ओमेगा टी की वैल्यू अगर 270 डिग्री सेट करूं तो साइन 270 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो वी इन की वैल्यू हो जाएगी -2 वोल्ट। दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है। तो यानी ये जो एंगल होगा, यानी इस पॉइंट पे जो थीटा की वैल्यू होगी, फेज होगा, वो 270 डिग्री होगा। इस तरह से आप देखोगे तो यहां पे आपको थीटा की वैल्यू, इस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 360 डिग्री या 0 डिग्री मिलेगी। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि जो ओमेगा टी है वो थीटा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं फेज बोल रहे हैं। और वो फेज बताता है कि इनपुट वोल्टेज सिग्नल का शेप कैसा है। अच्छा, क्या मैं इस आउटपुट वोल्टेज सिग्नल को ऐसा लिख सकता हूं 10 साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूं? क्योंकि देखो हम फॉर्मूला जानते हैं, यहां लिख देता हूं, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, साइन थीटा प्लस 180 इज इक्वल टू माइनस थीटा। अब यार थीटा की जगह क्या है ओमेगा है, ओमेगा टी है। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो यहां से ये पता चला कि इनपुट पे हम जो भी वोल्टेज सिग्नल देते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यानी जब भी हम इनपुट पे एक एसी सिग्नल देते हैं तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करने के साथ साथ उसका फेज 180 डिग्री चेंज कर देता है। यानी ये क्या करेगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर change the phase of output signal by 180 degree in phase, change the phase of output voltage signal by 180 degree with respect to input सिग्नल। क्लियर हुई बात? यानी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या करता है, डीसी सिग्नल के साथ क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करता है बट उसका साइन चेंज कर देता है। बट एसी सिग्नल के साथ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या करता है कि उसका फेज चेंज कर देता है बाय 180 डिग्री। क्लियर हो गई बात? यानी इन्वर्टिंग का एक मीनिंग क्या है, देखो इन्वर्ट कहने का मतलब एक मीनिंग ये है चेंज इन साइन। लेकिन ये कब मीनिंग रहेगा, जब इनपुट वोल्टेज सिग्नल डीसी हो। अच्छा,
जब इनपुट वोल्टेज सिग्नल एसी हो, ठीक है इसे मिटा देता हूं, जब इनपुट वोल्टेज सिग्नल एसी हो इस यानी इस केस में, तो इन्वर्ट कहने का मतलब क्या है, चेंज इन फेज, फेज चेंज बाय 180 डिग्री, फेज चेंज बाय 180 डिग्री। ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी है, फॉर एसी वोल्टेज सिग्नल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पूरा कंसेप्ट कि इन्वर्ट कहने का मतलब क्या है, यानी इन्वर्टिंग का मीनिंग क्या है। देखो जब डीसी सिग्नल इनपुट पे होगा तो इन्वर्टिंग कहने का मतलब क्या है कि हमें उस डीसी वोल्टेज सिग्नल के साइन को चेंज करना होगा आउटपुट पे। ठीक है, इन्वर्टिंग कहने का मतलब क्या है कि अगर इनपुट पे डीसी वोल्टेज सिग्नल होगा तो आउटपुट पे उस डीसी वोल्टेज सिग्नल का साइन चेंज करना होगा। ठीक है, बट एसी सिग्नल के साथ इन्वर्टिंग का मीनिंग क्या है कि इनपुट पे जो भी एसी वोल्टेज सिग्नल होगा आउटपुट पे उसके फेज को 180 डिग्री चेंज करना है। ठीक है, यानी ये डेफिनेशन हो गई एसी वोल्टेज सिग्नल की। आई होप आपको मीनिंग समझ में आया होगा। तो इन्वर्टिंग कहने का मतलब है पहले डीसी वोल्टेज सिग्नल के लिए साइन चेंज करना है और उसके बाद उसे एम्पलीफाई करना है। ये हुआ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मीनिंग। डीसी वोल्टेज सिग्नल के लिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मीनिंग क्या हुआ कि इनपुट पे अगर हम डीसी वोल्टेज सिग्नल देंगे तो आउटपुट पे पहले उसका साइन चेंज करेंगे और फिर उसको एम्पलीफाई करेंगे। ये हुआ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मीनिंग फॉर द डीसी वोल्टेज सिग्नल। अच्छा, फॉर द एसी वोल्टेज सिग्नल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मीनिंग पहले उसका फेज चेंज करेंगे बाय 180 डिग्री और फिर उसको एम्पलीफाई करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो इस वर्ड का मीनिंग समझ गए क्या हुआ? तो लास्ट में आप लोगों को बस इतना ही समझना है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ऐसी डिवाइस बनानी थी जो क्या करे कि अगर इनपुट पे हम साइन वेव का सिग्नल दें तो आउटपुट पे वो उसको एम्पलीफाई करने के साथ साथ उसका फेज 180 डिग्री चेंज कर दे। कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल वो डिवाइस को अभी मैं बॉक्स से दिखा रहा हूं, ये सिंपल बॉक्स से दिखा रहा हूं। इसके इनपुट पे मैंने इस टाइप की साइन वेव का वोल्टेज सिग्नल दिया है, तो जो इसका आउटपुट हो वो साइन वेव का तो रहे बट उसका जो फेज हो वो 180 डिग्री चेंज हो जाए। कहने का मतलब 180 डिग्री चेंज हो जाए, कहने का मतलब है वोल्टेज सिग्नल कुछ इस तरह का मिले। ठीक है, ये टाइम है, ये आउटपुट वोल्टेज सिग्नल है। ठीक है, इस टाइप का। अब कैसे, मैंने बोल दिया कि इसका फेज चेंज बाय 180 डिग्री, कैसे बोल दिया? देखो ये सिग्नल 0 से स्टार्ट हुआ था और उसका शेप यहां पे, जब ये वाला शेप आ रहा है तब थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 180 डिग्री। तो ये वाला शेप आ रहा है, इसका मतलब यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है 180 डिग्री। फिर यहां पे थीटा की वैल्यू है 270 डिग्री और फिर यहां थीटा की वैल्यू क्या है 360 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसी डिवाइस होनी चाहिए, यानी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है जिसके इनपुट पे अगर मैं एसी वोल्टेज सिग्नल दूं तो आउटपुट पे उसका एम्पलीफिकेशन हो बट उसके साथ साथ उसके फेज में 180 डिग्री का चेंज हो जाए। मुझे ऐसी डिवाइस बनानी थी इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसे हम नाम देंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्लियर हो गई बात? और इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी एम्पलीफायर हैं वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से ही बनाए गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से बनाया जाएगा। ठीक है, यानी हम क्या करने वाले हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से बनाने वाले हैं। यहां पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्टकट में बुक्स में ओप एम्प लिखा जाता है। ठीक है, और मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक कंसेप्ट बताऊं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट सिंबल एक ट्रायंगल होता है, इसके दो इनपुट होते हैं, एक नेगेटिव इनपुट होता है, एक पॉजिटिव इनपुट होता है और एक सिंगल आउटपुट होता है। ठीक है, पॉजिटिव इनपुट को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं,
और निगेटिव इनपुट को इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं। और अगर मैं इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोल रहा हूं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ए V1 माइनस V2, वेयर आप बता सकते हो, वेयर ए को हम बोलते हैं वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक बात बताऊं आपको कि इसी वीडियो OP-Amp 07 ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट उसके किसी इनपुट से कनेक्ट ना हो तो उस केस में जो वोल्टेज गेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन लूप गेन बोलते हैं, ओपन लूप गेन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? इस वीडियो OP-Amp 07 ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे अगर वोल्टेज सिग्नल V1 और V2 दिए जाए तो आउटपुट वोल्टेज A V1 माइनस V2 मिलता है। और अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना है, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली ये करना होगा कि पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड करना होगा और निगेटिव इनपुट टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज सिग्नल को अप्लाई करना होगा। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। कैसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, देखो सिंपल सी बात है, V1 को तो हमने 0 पुट कर दिया और V2 पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, A0 माइनस V2 की वैल्यू है Vin। ठीक है, वैल्यू अप्लाई करो इस फॉर्मूले में, तो V1 की वैल्यू 0 हो गई, V2 की वैल्यू Vin हो गई, तो यानी आउटपुट वोल्टेज सिग्नल क्या हो गया, A माइनस का A, आउटपुट वोल्टेज सिग्नल हो गया माइनस A Vin। तो ऑब्वियस सी बात है ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था OP-Amp ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में जब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ाया था। ठीक है, और मैं आपको याद दिलाऊं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अगर मुझे बनाना है माइनस प्लस VO, अगर मुझे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना है तो मुझे इन्वर्टिंग इनपुट को ग्राउंड करना होगा और इनपुट वोल्टेज सिग्नल को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे देना होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, देखो जब भी हम वोल्टेज सिग्नल को इन्वर्टिंग इनपुट पे देंगे तो वो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाएगा, और जब भी हम इनपुट वोल्टेज सिग्नल को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे देंगे तो वो हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर फॉर्मूला आप अप्लाई करो तो VO इक्वल टू A V1 माइनस V2, A V1 माइनस V2, और V1 और V2 की वैल्यू पुट करो तो A V1 की वैल्यू है Vin और V2 की वैल्यू है 0, यानी आउटपुट वोल्टेज सिग्नल क्या हो गया, A Vin, यानी आउटपुट वोल्टेज सिग्नल पॉजिटिव मिल रहा है। तो पॉजिटिव मिलने का मतलब है कि नॉन इन्वर्टिंग है। देखो इन्वर्टिंग कहने का मतलब है निगेटिव मिलना चाहिए आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के बाद, और नॉन इन्वर्टिंग कहने का मतलब है पॉजिटिव मिलना चाहिए आउटपुट वोल्टेज आफ्टर एम्पलीफिकेशन। मीनिंग क्लियर रखो। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहने का मतलब है आउटपुट वोल्टेज, फिर से समझते हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहने का मतलब क्या है, इनपुट पे हम जो वोल्टेज सिग्नल देते हैं आउटपुट पे वो एम्पलीफाई हो बट निगेटिव साइन के साथ, तो उसे हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलते हैं। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर किसको बोलते हैं, जब हम इनपुट पे वोल्टेज सिग्नल दें और वो आउटपुट पे एम्पलीफाई हो जाए विदाउट चेंज इन साइन, विदाउट चेंज इन साइन, तो उसे हम कहेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। बट ये दोनों चीजें मैंने इसी वीडियो में बताई थी OP-Amp 07 ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में। बट ये दोनों केस कब है, जब हम इनमें कोई फीडबैक कनेक्शन नहीं लेते, यानी आउटपुट और इनपुट के बीच में कोई फीडबैक कनेक्शन ना हो, आउटपुट और इनपुट के बीच में कोई फीडबैक कनेक्शन ना हो, तो उस केस में हमने इनकी स्टडी की थी उस वीडियो में। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन लूप। इसका पूरा नाम इसीलिए हम देते हैं ओपन लूप, नॉन ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसका नाम है ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और इसका नाम है, इसको भी हम बोलते हैं ओपन लूप
नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। बट इन दोनों एम्पलीफायर में, यानी अभी तो हम बात कर रहे हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, तो इसको मिटा देते हैं। जो हमने OPAMP 07 ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाया था उसमें प्रॉब्लम थी, वो प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इट इज नॉट प्रैक्टिकली यूज्ड। इसका यूज प्रैक्टिकली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज हम जानते हैं जो ओपन लूप गेन होती है ना, ओपन लूप गेन जिसे मैंने यहां ए से दिखाया है, वो वेरी वेरी लार्ज होती है। और मैं आपको बताऊं IC 741 जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की IC है, उसके लिए ए की वैल्यू 2 × 10⁵ होती है। तो यानी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में, यानी जो हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पहले पढ़ रखा है, उसमें क्या हो रहा था कि जो वोल्टेज गेन थी वो वेरी वेरी लार्ज थी। इससे क्या होता था? इससे होता ये था कि इनपुट पे अगर मैं फॉर एग्जांपल इनपुट पे मैं 2 वोल्ट का डीसी वोल्टेज सिग्नल दे रहा हूं, तो आउटपुट क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या हो जाएगा? VO इज इक्वल टू माइनस गेन की वैल्यू है 2 × 10⁵ और इनपुट वोल्टेज सिग्नल क्या है 2, यानी ये हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा -4 × 10⁵ वोल्ट। यानी ये तो बहुत ज्यादा आउटपुट वोल्टेज हुआ ना, और इतना आउटपुट वोल्टेज कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकता? उसका रीजन समझो। देखो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम कब करता है? जब इसे हम सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। सप्लाई वोल्टेज यानी बैटरी या सेल से जब हम इसे कनेक्ट करते हैं तब जाके ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम करता है। और बैटरी और सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को +VCC से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस टर्मिनल को -VEE से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं इसकी एक टिपिकल वैल्यू की बात करूं तो ये वैल्यू अगर +15 वोल्ट हो और इसकी वैल्यू -15 वोल्ट हो, तो इसका जो आउटपुट होगा वो +15 और -15 से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। यानी इसका आउटपुट वोल्टेज कभी भी +15 वोल्ट से ज्यादा नहीं जा सकता और ना ही -15 वोल्ट से कम हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला वोल्टेज तो ये प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। ठीक है, यानी इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन वोल्टेज। यानी इसके जो मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज की जो रेंज होती है उसे हम कहते हैं सैचुरेशन वोल्टेज। यानी इसका आउटपुट वोल्टेज हमेशा बीच में रहेगा +V सैचुरेशन यानी मैक्सिमम वोल्टेज और -V सैचुरेशन यानी मिनिमम वोल्टेज के बीच में इसका आउटपुट वोल्टेज रहेगा। तो इसका आउटपुट वोल्टेज जब ये बन ही नहीं सकता तो किस बात का एम्प्लीफिकेशन? ठीक है, इस प्रॉब्लम को और अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल अब हम ले रहे हैं कि इनपुट वोल्टेज सिग्नल लेट अस सपोज 2 वोल्ट है डीसी। तो फॉर्मूला को अप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VO इक्वल टू माइनस, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -AV वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और गेन अभी यहां के लिए वेयर मैं ले रहा हूं A की वैल्यू 2 × 10⁵ है। किसके लिए? IC 741 के लिए उसी की वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो होगा क्या कि आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले का यूज करें तो ये हो जाएगा -A की वैल्यू है 2 × 10⁵ इंटू इनपुट वोल्टेज सिग्नल क्या है 2 वोल्ट, यानी ये हो जाएगा -4 × 10⁵ वोल्ट। अब मैंने बोला कि आउटपुट वोल्टेज सैचुरेशन रीजन से बाहर नहीं जा सकता। तो फॉर एग्जांपल V सैचुरेशन की वैल्यू है +V सैचुरेशन की वैल्यू है +13 वोल्ट और -V सैचुरेशन की वैल्यू है -13 वोल्ट। एग्जांपल ले लिया, अगर 15 वोल्ट का VCC है और -15 वोल्ट का VEE है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि सैचुरेशन वोल्टेज क्या हो जा रहा है, प्लस का सैचुरेशन वोल्टेज है +13 वोल्ट और माइनस का सैचुरेशन वोल्टेज है -13 वोल्ट। तो होगा क्या कि आउटपुट तो सैचुरेशन रीजन से बाहर नहीं जा सकता, इसका मतलब इस केस में आउटपुट क्या मिलेगा -13 वोल्ट। ठीक है, अच्छा ये पहले एग्जांपल की बात हुई। अब इसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर मैं इनपुट वोल्टेज सिग्नल 2 की जगह 3 वोल्ट देता हूं डीसी, तो अगेन क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज सिग्नल
माइनस 2 इंटू 10⁵ ये हो गई गेन, और इनपुट वोल्टेज सिग्नल है 3 वोल्ट का, यानी ये हो जाएगा -6 इंटू 10⁵ वोल्ट। अब सिंपल सी बात है, इतना वोल्टेज ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसका मतलब इस केस में भी आउटपुट कितना रहेगा, आउटपुट रहेगा -13 वोल्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड। इनपुट वोल्टेज सिग्नल इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनपुट वोल्टेज सिग्नल 4 वोल्ट दे रहे हैं, 4 वोल्ट डीसी। तो आउटपुट वोल्टेज सिग्नल क्या हो जा रहा है, गेन इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो गेन माइनस गेन हो गई 2 इंटू 10⁵, और इनपुट वोल्टेज सिग्नल हो गया 4, यानी आउटपुट होगा -8 इंटू 10⁵ वोल्ट। ठीक है, अब इतना तो वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसका मतलब इसका आउटपुट कितना रह जाएगा, आउटपुट रह जाएगा -13 वोल्ट। ठीक है, ये कैमरे में दिख रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इनपुट पे हम कोई सा भी वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन इतना ज्यादा हो जा रहा है कि आउटपुट हमेशा सैचुरेशन पे पहुंच जा रहा है। ये क्या है, -V सैचुरेशन, आउटपुट हमेशा -V सैचुरेशन, आउटपुट हमेशा -V सैचुरेशन पे पहुंच जा रहा है। और जबकि मैंने बोला था कंडीशन ऑफ एम्प्लीफिकेशन क्या है कि आउटपुट ऑलवेज प्रोपोर्शनल रहे इनपुट वोल्टेज सिग्नल के, बट ऐसा हुआ क्या, इसका मतलब ये जो ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसका हम प्रैक्टिकल यूज नहीं कर सकते। तो ये तो मैंने एग्जांपल बताया डीसी इनपुट वोल्टेज सिग्नल के लिए। अब एसी इनपुट वोल्टेज सिग्नल के लिए इसका बिहेवियर कैसा होता है उसको भी देख लेते हैं। अब अगर हम इस ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के इनपुट पे एसी वोल्टेज सिग्नल लेते हैं, तो लेट अस सपोज वो एसी इनपुट वोल्टेज सिग्नल है 2 sin ωt वोल्ट में। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज सिग्नल क्या हो जाएगा, फॉर्मूले का यूज करोगे VO इज इक्वल टू -AV। तो IC 741 के लिए ए की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁵, और इनपुट वोल्टेज सिग्नल है 2 sin ωt, यानी आउटपुट वोल्टेज सिग्नल क्या हो जाएगा, -4 इंटू 10⁵ sin ωt, यानी सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन कितना हो जा रहा है, कितना इंक्रीज हो जा रहा है, 4 इंटू 10⁵ वोल्ट पहुंच जा रहा है। तो इसके साथ क्या होगा कि अगर इनपुट पे फॉर एग्जांपल अभी मैं ये वोल्टेज सिग्नल दे रहा हूं, यानी ये इनपुट वोल्टेज सिग्नल है, तो इसका शेप कुछ ऐसा होगा, इसका शेप कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसका पीक वोल्टेज होगा +2 वोल्ट और मिनिमम वोल्टेज होगा -2 वोल्ट। ऐसा अगर हम इनपुट वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं, तो एम्प्लीफिकेशन के बाद आउटपुट कैसा हो जाएगा, आउटपुट ये समझ लो इसका एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा, देखो अभी एम्पलीट्यूड कितना है 2, तो एम्प्लीफिकेशन के बाद एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁵, यानी बहुत ज्यादा। अब उतना ज्यादा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हम क्या करेंगे, फिर भी बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे ऐसे। ठीक है, जस्ट आप समझ जाओ। अब लेट अस सपोज कि ये इसका सैचुरेशन वोल्टेज हो गया +V सैचुरेशन और ये -V सैचुरेशन। ठीक है, ऑब्वियस बात है ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो क्या करेगा, अगर साइन वेव ऐसी मिली है तो आउटपुट पे साइन वेव हमें ऐसी देखने के लिए मिलेगी, यानी 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ, यानी फेज शिफ्ट बाय 180 डिग्री, इतना तो हमें देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए इनपुट पे अगर ऐसा सिग्नल है तो एम्प्लीफिकेशन के बाद सिग्नल ऐसा हो जाएगा। बट क्योंकि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट की वोल्टेज रेंज सेट है कि +13 से ज्यादा आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर सकता और -13 से ज्यादा निगेटिव आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका आउटपुट वोल्टेज इस लाइन से तो बाहर जा ही नहीं सकता। तो होगा क्या कि ये वाला शेप आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, यानी जो सिग्नल आपको देखने के लिए मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, इस शेप का, जो मैं जहां पे पेन घुमा रहा हूं इस शेप का आउटपुट वोल्टेज सिग्नल देखने के लिए मिलेगा।
ठीक है, इससे हो क्या रहा है, इसका मतलब ये जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ये किसी काम का नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये इनपुट पे जो भी हम वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं उसे इतना ज्यादा एम्पलीफाई कर रहा है कि आउटपुट तो सैचुरेशन रीजन पे पहुंच जा रहा है और जो सिग्नल है उसका शेप ही चेंज हो जा रहा है और सैचुरेशन पे पहुंच जा रहा है। यानी ये सिंपल ऐसी कंडीशन होल्ड कर ही नहीं रहा है कि आउटपुट इनपुट के प्रोपोर्शनल रहे। ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है क्योंकि ये सैचुरेशन पे पहुंच जा रहा है। ये होल्ड कब करेगा, ये सिचुएशन यानी आउटपुट प्रोपोर्शनल रहे इनपुट के, ये सिचुएशन होल्ड कब करेगा, जब इसका आउटपुट सैचुरेशन रीजन के बीच में रहे। यानी अगर हम इसका आउटपुट सिर्फ इस रीजन के बीच में रखें तभी ये इस कंडीशन को होल्ड करेगा। बट ऐसा कर कब पाएगा, जब हम इसकी गेन को रिड्यूस करें। जो इसकी ये लार्ज गेन है ना, जिसके वजह से ये आउटपुट इतना ज्यादा हाई बन जा रहा है, इस ए को अगर मैं रिड्यूस करूं फॉर एग्जाम्पल कितना रिड्यूस करूं, तो अगर हम इसको रिड्यूस करके, अगर मैं गेन को रिड्यूस करके कितना बना दूं, लेट अस सपोज 5 बना दूं, है ना। गेन को रिड्यूस करके, अभी गेन क्या है, इसकी जो गेन है वो है 2 × 10⁵। अगर मैं इसकी गेन को रिड्यूस करके 5 बना दूं और फिर इस फॉर्मूले का यूज करूं तो क्या होगा रिजल्ट, फिर रिजल्ट देखो। तो VO इज इक्वल टू माइनस गेन हम ले रहे हैं 5, रिड्यूस करने के बाद गेन ले रहे हैं 5 और इनपुट वोल्टेज सिग्नल है 2 sin ωt, यानी क्या हो जाएगा -10 sin ωt। अब मैंने बोला सैचुरेशन क्या है, +13 और -13 वोल्ट, अभी बताया था। तो यानी ये जो वोल्टेज है ये +13 है और ये वोल्टेज है ये -13 है। तो इसका मतलब आउटपुट 10 वोल्ट तक पहुंच रहा है मैक्सिमम। तो यानी इसका आउटपुट जो रहेगा वो इसके बीच में अब स्विंग कर सकता है इस तरह से और सैचुरेशन पे नहीं पहुंचेगा। क्लियर हो गई बात। तो सिंपल सी बात है, क्या कंसेप्ट समझे कि जो हमने OPAMP07 ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा था, जिसे हम ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोल रहे हैं, इसका कंप्लीट नाम है, तो वो ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि उसकी जो गेन होती है वो वेरी वेरी लार्ज होती है, जिसके वजह से आउटपुट इनपुट के प्रोपोर्शनल नहीं रहता और इंफॉर्मेशन पूरी खत्म हो जाती है। तो जब इनपुट आउटपुट पे एम्पलीफाई ही नहीं हो पाया तो किस बात का ये एम्पलीफायर, किस बात का ये किस बात का ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसका मतलब OPAMP07 ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में जो हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा था वो हमारे किसी काम का नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसलिए उसका प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो हम इसे बना सकते हैं अगर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन को रिड्यूस कर दें। अब गेन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस गेन की वजह से, क्योंकि गेन वेरी वेरी लार्ज थी, इस वजह से आउटपुट सैचुरेशन तक पहुंच जा रहा था। तो गेन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, यानी निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब आउटपुट को अगर मैं एक रेजिस्टेंस के थ्रू इनपुट से अगर कनेक्ट कर दूं तो इसे हम कहेंगे निगेटिव फीडबैक। और अगर मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक का यूज करूं तो हम गेन को रिड्यूस कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी गेन बना सकते हैं अगर हम निगेटिव फीडबैक का यूज करें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ। तो जैसी अगर गेन मैंने रिड्यूस कर दी या गेन को कंट्रोल कर दिया तो अपने आप हमारा आउटपुट सैचुरेशन रीजन तक पहुंच ही नहीं पाएगा और सिग्नल प्रॉपर तरीके से एम्पलीफाई हो जाएगा। तो यही काम आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनाएंगे और यही सब पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात। यानी आज के इस वीडियो में हमें क्या करना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को का निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके हमें एक ऐसा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना है जिसका आउटपुट ऑलवेज प्रोपोर्शनल रहे इनपुट के, ऐसा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमें बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, इसके ऊपर नोट्स बनाना। ठीक है, टॉपिक तो समझा दिया है, अब नोट्स में आप क्या क्या लिखोगे इस टॉपिक में वो देख लेते हैं। तो इस टॉपिक के नोट्स में आप स्टार्टिंग में ये लाइनें लिख सकते हो, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज an electronic device which amplify AC as well as DC voltage signal such that
आउटपुट वोल्टेज सिग्नल इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मींस आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज सिग्नल। जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर मैं एक बॉक्स से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के इनपुट पे अगर मैं जो भी वोल्टेज सिग्नल दूंगा, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैंने साइन वेव दी है इनपुट पे, तो जो इसका आउटपुट होगा वो इसको एम्पलीफाई करेगा बट विद 180 डिग्री फेज शिफ्ट, यानी 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ इसको एम्पलीफाई करेगा। यानी इनपुट पे अगर मैंने ऐसा वोल्टेज सिग्नल दिया है तो आउटपुट पे एम्पलीफाई होके ऐसा वोल्टेज सिग्नल हमें मिलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन लाइनों का मीनिंग क्लियर हो गया कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी एज वेल एज डीसी वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करे, बट एम्पलीफाई करने के बाद उसे इन्वर्ट कर दे, यानी उसमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस कर दे। तो ऐसे एम्पलीफायर को, ऐसे वोल्टेज एम्पलीफायर को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा, फिर आगे मैंने नोट्स में लिखा है we can make inverting amplifier by using op-amp. op-amp means operational amplifier in negative feedback configuration as shown in figure. अब हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अभी तक तो मैंने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को एक सिंपली बॉक्स से दिखाया था, बट इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। यानी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को अब हम यहाँ पे इस वीडियो में एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से बनाएंगे, जिसमें हम निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे। तो इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, यानी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम क्या होगा कि इसको बनाने के लिए हमें पहले एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट सिंबल एक ट्रायंगल होता है जिसके दो इनपुट होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, और क्योंकि मैंने बोला था ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसका निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन हमें यूज करना है। निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब है आउटपुट को हमें इसके निगेटिव इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट करना है बाय द हेल्प ऑफ रजिस्टर। ठीक है, और इनपुट को हमें ग्राउंड कर देना है, बिकॉज हमें तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना है ना। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कब बनेगा, जब हम इनपुट को इसके इन्वर्टिंग इनपुट पे दें। निगेटिव इनपुट कहने का मतलब इन्वर्टिंग इनपुट पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे इनपुट वोल्टेज सिग्नल को, तब जाके ये क्या करेगा, इसको इन्वर्ट करेगा। ठीक है, यानी ये क्या है हमारा ओप-एम्प। तो इनपुट वोल्टेज सिग्नल जो इनपुट रेजिस्टेंस फेस करता है उसे मैं अगर R1 से रिप्रेजेंट करूं, और जो फीडबैक सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसे RF से रिप्रेजेंट करूं, तो ये किसका फिगर हो गया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। ये किसका फिगर हो गया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। देखो सिंपल सी बात है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का नाम क्या है, क्योंकि ये आउटपुट इनपुट वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करने के साथ साथ इन्वर्ट भी कर रहा है, यानी उसमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है। बट ऐसा कर क्यों पा रहा है, बिकॉज हमने इनपुट वोल्टेज सिग्नल को इसके इन्वर्टिंग इनपुट पे दिया है। ऐसा क्यों कर पा रहा है, बिकॉज हमने इनपुट वोल्टेज सिग्नल को इसके इन्वर्टिंग इनपुट पे दिया है। निगेटिव इनपुट टर्मिनल को हम इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, इस टर्मिनल को बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, वर्टिंग इनपुट, और इसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के वीडियो में हर वीडियो में बताया है कि इसके निगेटिव इनपुट को हम इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं। तो यानी ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करने के साथ साथ 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी सिग्नल को इन्वर्ट कर रहा है। कब, क्योंकि हम इसके इनपुट वोल्टेज सिग्नल को इसके इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं, तब ऐसा ये कर पा रहा है। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्लियर हो गई बात। तो अभी तक तो मैंने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को एक सिंपली बॉक्स से रिप्रेजेंट किया था, बट उसका सर्किट डायग्राम ये है। तो इसको पॉज करके नोट कर लो, इस फिगर को बना लो। ठीक, फिर इस फिगर को बनाने के बाद आगे आप नोट्स में लिखोगे 10 नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ op-amp वर्क्स एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इफ एक्सटर्नल इनपुट इज अप्लाइड टू इट्स इन्वर्टिंग मींस नेगेटिव इनपुट एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग कहने का मतलब पॉजिटिव इनपुट इज ग्राउंडेड। कहने का मतलब समझो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। कब, जब हम इसके इनपुट वोल्टेज सिग्नल को निगेटिव इनपुट यानी इन्वर्टिंग इनपुट पे दें,
और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट यानी पॉजिटिव इनपुट को ग्राउंड पे रखें, तब जाके ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये इन लाइनों का मतलब है। फुल स्टॉप। दिस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज आल्सो नोन एज क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन हटा दो, बस इतना ही। यानी इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के दो और नाम आप बता सकते हो कि इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को आप क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी बोल सकते हो या इसको आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक भी बोल सकते हो। तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। फिर आगे आप नोट्स में लिखोगे इफ R1 इज द इनपुट रेजिस्टेंस फॉर द इन्वर्टिंग इनपुट, RF is the feedback resistance and Vin is the input voltage signal which is applied to its inverting input terminal. Then expression of output voltage signal of this inverting amplifier can be calculated by following way. इन लाइनों में मतलब मेरा यही है कि अगर इन्वर्टिंग इनपुट के लिए इनपुट रेजिस्टेंस R1 हो, फीडबैक रेजिस्टेंस RF हो और इन्वर्टिंग इनपुट पे हम वोल्टेज सिग्नल Vin दे रहे हैं, तो इन सब की वैल्यू पता होने के बाद हम इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज सिग्नल का एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो इसकी स्टडी हम तीन मेथड की हेल्प से करेंगे। तीनों मेथड की हेल्प से हम एक ही रिजल्ट निकालेंगे। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप वो मेथड नोट्स में लिख सकते हो या तीनों को लिख सकते हो। ठीक है, तो मेथड फर्स्ट का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज सिग्नल क्या होता है। अगर मैं पॉजिटिव इनपुट पे V1 और नेगेटिव इनपुट पे V2 वोल्टेज सिग्नल दूं, तो जो इसका आउटपुट होगा यानी इस ओप एम्प का जो आउटपुट होगा, हमें पता है उसका फॉर्मूला होता है A V1 माइनस V2 होता है। ठीक है, तो आप जानते हो एज वी नो दैट आउटपुट of an operational amplifier, and op amp means operational amplifier is given by VO is equal to A V1 minus V2। आप बताओगे वेयर A क्या है, ओपन लूप वोल्टेज गेन। इसे ओपन लूप वोल्टेज गेन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो हमने रिजल्ट लिखा है आउटपुट वोल्टेज सिग्नल का, ये कब है, जब आउटपुट को हमने इनपुट से कनेक्ट नहीं किया है किसी सर्किट के थ्रू, तब जाके जो गेन है वो ओपन लूप वोल्टेज गेन है। V1 क्या है, वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। V2 क्या है, वोल्टेज एट इन्वर्टिंग इनपुट। और ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये V1 V2 इस फिगर में क्या होगा, V1 V2 फिगर में ये होगा, यानी इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वो V2 होगा, बिकॉज ये वोल्टेज ही निगेटिव इनपुट पे अप्लाई हो रहा है, और पॉजिटिव इनपुट पे जो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसे हम V1 बोलेंगे। क्लियर हो गई बात, और ऊपर की चीजें मिटा। तो फिर आगे आप नोट्स में लिखोगे फ्रॉम फिगर। अच्छा, इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है, V1 की वैल्यू 0 है बिकॉज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हमने ग्राउंड ले रखा है। अच्छा, V2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या है मैं बता देता हूँ एक बात को। ठीक है, वैसे वोल्टेज डिवाइडर रूल के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ यूट्यूब पे, आप देख लेना कि अगर यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ पे वोल्टेज V2 है, तो इस पॉइंट पे यानी दो रेजिस्टेंस के बीच में वोल्टेज कितना होगा, यानी इस V की वैल्यू को हम वोल्टेज डिवाइडर रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल सिंपली बता रहा है कि V की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, R1 प्लस R2। देखो R1 ऊपर है और R1 प्लस R2 नीचे रहेगा, तो R1 के साथ मल्टीप्लाई किसका होगा, R1 के अपोजिट साइड वाले वोल्टेज से यानी V2 से।
प्लस अब क्या करना है, R1 आ गया, अब अगली बात R2 R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस R2 है तो इसके अपोजिट साइड वाले वोल्टेज से मल्टीप्लाई होगा V1 से। सिंपल सी बात है, वोल्टेज डिवाइडर रूल ये बताता है कि दो रेजिस्टेंस के बीच में वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, कैसे फॉर्मूला काम कर रहा है, देखो नीचे R1 प्लस R2 हर टाइम रहेगा, अब ऊपर ध्यान दो क्या हो रहा है, यानी जब R1 रेजिस्टेंस आया तो वोल्टेज इसके अपोजिट साइड वाला मल्टीप्लाई होगा, और जब R2 रेजिस्टेंस आया तो वोल्टेज इसके अपोजिट साइड वाला मल्टीप्लाई होगा। अब इसका यूज करें तो अब मैं यहां पे ध्यान देना, फ्रॉम फिगर V1 इक्वल टू 0 एंड बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करें तो मुझे V2 को कैलकुलेट करना है, क्योंकि मुझे V2 चाहिए इस फॉर्मूले में। इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूं तो मुझे इस फॉर्मूले में V2 की वैल्यू अप्लाई करनी है, तो V2 की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी है। देखो V in पता है, V out पता है, तो V2 की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो V2 इज इक्वल टू, पहले मैं क्या ले रहा हूं, इस रेजिस्टेंस को ले रहा हूं R1 प्लस RF, तो देखो ये रेजिस्टेंस के अपोजिट साइड वाला वोल्टेज V0 प्लस, फिर आप R1 को ले लिया, आप अगली बार RF को लेना है, तो RF को लिया, फिर अपॉन में R1 प्लस RF। अब क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने ये साइड वाले लिया है तो इसके अपोजिट साइड वाला वोल्टेज V है, तो इस तरह से हम V2 का कैलकुलेट कर सकते हैं। बस कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो कहने का मतलब है हुआ क्या है, देखो फील करा देता हूं कि हुआ क्या है। इसको मैंने O बनाया है तो O के पास जो रेजिस्टेंस है वो RF बन गया, इसे मैंने V इन बनाया है तो V इन के पास वाला रेजिस्टेंस R1 होगा। क्लियर हो गई बात? तो फिर अब मैंने इसी फॉर्मूले को अप्लाई किया है, तो मैंने क्या किया है, पहले मैंने R1 रेजिस्टेंस का यूज किया, R1 प्लस RF करा, क्योंकि रेजिस्टेंस R1 है तो अपोजिट साइड वाला वोल्टेज V0 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर R1 को हटाने के बाद RF अपॉन R1 प्लस RF। ठीक है, क्योंकि RF अब इस वाला इस बार RF रेजिस्टेंस लिया है तो इसके अपोजिट साइड वाला वोल्टेज क्या आ गया, V, तो यही तो मैंने लिखा है। तो इस तरह से वोल्टेज डिवाइडर रूल की हेल्प से आप वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हो, दो रेजिस्टेंस के बीच वाले वोल्टेज को। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है बेटा, तो इसको आपको क्या करना है, सिंपली फ्रॉम इक्वेशन 1 वी है, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमें क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, तो VO क्या हो जाएगा, VO इज इक्वल टू A, V1 की वैल्यू तो हो गई 0, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, R1 प्लस RF मल्टीप्लाई होगा VO माइनस RF R1 प्लस RF मल्टीप्लाई होगा V स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करोगे तो VO क्या हो जाएगा, माइनस R1 प्लस RF मल्टीप्लाई बाई VO माइनस ARF अपॉन R1 प्लस RF मल्टीप्लाई बाई VO। अच्छा, VO वाले टर्म एक साइड ले लो तो क्या हो जाएगा, VO कॉमन ले लिया तो 1 प्लस AR1 अपॉन R1 प्लस RF, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ARF R1 प्लस RF मल्टीप्लाई बाई VO। ठीक है, बैठा दो नीचे की चीजें, पॉज करके नोट करो। अब देखो VO, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं R1 प्लस RF प्लस AR1 अपॉन R1 प्लस RF, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ARF अपॉन R1 प्लस RF मल्टीप्लाई बाई VO।
अच्छा, R1 प्लस RF दोनों जगह है तो कैंसिल आउट कर दो, तो क्या हो जाएगा VO, ये वाले टर्म को उस साइड भेज दो तो माइनस ARF अपॉन R1 प्लस RF प्लस AR1 मल्टीप्लाई बाई VA। ठीक है, एज वी नो दैट, अब आप लिखोगे आगे एज वी नो दैट ओपन लूप गेन A is to be very very large। मैंने बताया था कि A की वैल्यू का एक एग्जांपल बताऊं तो A की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁵ होती है, बहुत लार्ज होती है। हेंस वी हैव, इससे होता क्या है, R1 प्लस RF, इस नीचे वाले टर्म में जो R1 प्लस RF का जो सम है वो वेरी वेरी स्मॉल हो जाता है AR1 से। क्लियर हो गई बात? इससे होता क्या है कि मैं R1 प्लस RF प्लस AR1 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AR1 लिख सकता हूं। ठीक है, दिखाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है? तो ऊपर की चीजें मिटा रहा हूं, पॉज करके नोट कर लो। तो होगा क्या, देन इसे आप इक्वेशन नंबर 2 लिख लो अभी के लिए। देन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो VO की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस ARF अपॉन, इसको मैं ये लिख सकता हूं AR1। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा V इन से, A से A कैंसिल हो गया, यानी जो आउटपुट वोल्टेज हुआ वो कितना हुआ, माइनस RF अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाई V। ये एक्सप्रेशन हो गया इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज का। ठीक है, तो यहां तक पहुंच करके नोट। ठीक है, फिर आगे आप इस इक्वेशन को लिखने के बाद इसे आप इक्वेशन नंबर 3 बोलोगे और आगे नोट्स में लिखोगे दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज सिग्नल ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक, फुल स्टॉप। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वोल्टेज गेन ऑफ दिस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बाय फॉलोइंग। देखो, हम एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मैंने आपको बताया है कि वोल्टेज गेन को कैलकुलेट करने वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज गेन। कहने का मतलब है वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है, वोल्टेज गेन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये फॉर्मूला होता है वोल्टेज गेन को कैलकुलेट करने का। इस केस में हम वोल्टेज गेन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AF से। F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे फीडबैक लिया है, नेगेटिव फीडबैक लिया है, तो F रिप्रेजेंट कर रहा है फीडबैक को, यानी गेन है ये फीडबैक सर्किट के लिए। तो गेन ऑफ फीडबैक सर्किट AF की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज यानी VO अपॉन इनपुट वोल्टेज यानी Vin। इन दोनों का रेशियो अगर आप इस इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट आएगा माइनस RF अपॉन R1। ठीक है, तो ये वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होगा, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 बोलोगे। और आगे आप नोट्स में ये भी लिख सकते हो दिस वोल्टेज गेन इज ऑल्सो नोन एज फीडबैक गेन, फीडबैक गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर।
तो यहां तक पॉज करके नोट कर लो। अब हम सेकंड मेथड की हेल्प से इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। सेकंड मेथड को आप नाम दे सकते हो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है वो समझ लो। एज वी नो दैट फॉर that output voltage of an ideal op amp means operational amplifier is given by, as we know that output voltage of an ideal op amp is given by, हमें पता है operational amplifier का आउटपुट का एक्सप्रेशन होता है ए V1 माइनस V2। मैंने बताया था वेयर ए को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि फॉर एन आइडियल ओप एम्प ए की जो वैल्यू होती है वो इंफिनिटी होती है। तो इस इक्वेशन से, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल रखा है, ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी V0 अपॉन V1 माइनस V2। क्योंकि ए की वैल्यू तो इंफिनिटी के इक्वल है तो इसको हम इंफिनिटी के इक्वल लिख सकते हैं फॉर एन आइडियल ओप एम्प। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि V0 अपॉन V1 माइनस V2 इंफिनिटी कब बन सकता है, ये तब बन सकता है जब V1 माइनस V2 की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। तो ये वाला टर्म आपको इंफिनिटी देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एन आइडियल ओप एम्प V1 इज इक्वल टू V2 होता है। इससे हमें क्या पता चला, फॉर एन आइडियल ओप एम्प वी हैव, हमारे पास हमेशा इनपुट पे जो वोल्टेज होंगे उनकी वैल्यू सेम ही होगी। इस कंडीशन को कहते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। आप लिख सकते हो दिस कंडीशन इज नोन एज वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। क्लियर हो गई बात। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब क्या है कि दोनों इनपुट टर्मिनल के बीच में कोई एक ऐसा सर्किट है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से दोनों इनपुट टर्मिनल पे ही सेम वोल्टेज अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो यानी जब भी हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर अज्यूम करेंगे तो इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी कि दोनों इनपुट वोल्टेज को हम एक दूसरे के इक्वल सेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो इसे इक्वेशन नंबर 5 बोल सकते हो अभी के लिए। अच्छा, इफ कोई सा भी एक इनपुट अगर 0 हो जाए, इफ V1 इक्वल टू 0, जैसा कि हमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के सर्किट में दिख रहा है कि जो इसका V1 वोल्टेज सिग्नल है वो ग्राउंड से कनेक्ट है, इसका मतलब वो 0 के इक्वल है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि अगर V1 इक्वल टू 0 है तो कंडीशन ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट हमें ये बता रही है कि अगर V1 0 है तो V2 भी 0 होगा। इसका मतलब आप इसे ऐसे कर सकते हो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 0। यानी अगर कोई एक, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इफ V2 0 हो जाए तो ऑटोमेटिक कंडीशन ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट हमें ये बताएगी कि V1 भी 0 होगा। तो यानी ये भी कंडीशन ये इंप्लाई कर रही है कि एक वोल्टेज अगर 0 होगा, एक इनपुट वोल्टेज अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का 0 होगा तो दूसरा भी इनपुट वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर का 0 होगा। ठीक है, इस कंडीशन को यानी किसी एक इनपुट की वैल्यू अगर 0 पे सेट करें तो दूसरा इनपुट ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड। इसे हम क्या कहेंगे, दिस कंडीशन इज नोन एज वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड
वर्चुअल ग्राउंड कहने का मतलब है भले दूसरा इनपुट ग्राउंड पे नहीं है लेकिन फिर भी ग्राउंड पे आ जाता है, यानी फिर भी उसका वोल्टेज जीरो हो जाता है। इसका मतलब इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सॉरी कंडीशन ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। ठीक है, कंडीशन ऑफ वर्चुअल ग्राउंड किसके लिए होल्ड कर रही है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। तो यानी सिंपल सी बात है, फॉर आइडियल ओपन इट मींस, ऐसा लिख सकते हो, इट मींस आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर satisfy the principle of virtual ग्राउंड। क्लियर हो गई बात? यानी प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड सिंपली ये बोलता है कि एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कोई एक इनपुट अगर जीरो पे है तो दूसरा इनपुट भी जीरो पे आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसका एक इनपुट तो जीरो पे दिख रहा है, यानी मुझे क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर 6 का यूज करके इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गई बात? यानी कंडीशन ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कब कैलकुलेट कर पाए, जब वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हमारे पास थी। यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सबसे पहले वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब अगर दोनों में से एक इनपुट अगर उसका ग्राउंड में होगा तो अपने आप कंडीशन ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की वजह से कंडीशन ऑफ वर्चुअल ग्राउंड होल्ड करेगी। इस कंडीशन ऑफ वर्चुअल ग्राउंड को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड को सेटिस्फाई करेगा। यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कोई एक इनपुट अगर ग्राउंड पे हो तो दूसरा इनपुट अपने आप ग्राउंड पे ही अज्यूम किया जा सकता है, यानी उसका वोल्टेज जीरो पे लिया जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज इस इक्वेशन नंबर 6 की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको यहां तक पॉज करके नोट कर लो। तो आप मेथड सेकंड के नोट्स में स्टार्टिंग में ही ये लिख सकते हो, सिंस V1 इज इक्वल टू 0 देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या कहता है कि V1 की वैल्यू अगर जीरो है तो इंप्लाइज दैट V2 भी जीरो होगा, क्योंकि मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू जीरो होगा। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 6 बोला था। ठीक है, सिंस V1 इक्वल टू जीरो देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड V1 इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट V2 इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि V2 की वैल्यू हम यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, V2 की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिखा चुका हूं, वो होती है R1 प्लस R2 RF मल्टीप्लाई बाई VO प्लस RF R1 प्लस RF मल्टीप्लाई बाई VE। अब क्योंकि V2 की वैल्यू इक्वल है जीरो के तो इसे जीरो कर दो, इंप्लाइज दैट R1 प्लस RF मल्टीप्लाई बाई VO इज इक्वल टू माइनस RF R1 प्लस RF मल्टीप्लाई बाई VIN। देखो दोनों टर्म के बेस में नीचे सेम नंबर है तो कैंसिल आउट कर दो, यानी यहां से क्या पता चला, VO R1 इंटू VO इज इक्वल टू माइनस RF इंटू VIN। यानी यहां से आपको पता चलेगा कि VO इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाई VIN। ये हो गया आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिखा था इस वीडियो में। क्लियर हो गई बात? अगर हमें आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का रिलेशन पता है तो हम वोल्टेज गेन भी निकाल सकते हैं। देन वोल्टेज गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर
वो क्या हो जाएगी, उसे मैंने बताया था AF से रिप्रेजेंट करेंगे और वो हो जाएगा VO बाई V इन विच इज इक्वल टू माइनस RF बाई R1। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोला था इस वीडियो में। तो हम देख रहे हैं कि मेथड सेकंड, जिसको हम नाम दे सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड का, अगर हम यूज करें तब भी हम इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लो। इसके बाद मेथड थर्ड की बात कर लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालोगे मेथड थर्ड, और इस मेथड थर्ड में भी हम क्या करेंगे, इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। बट इसको कैलकुलेट करने के लिए अब हम अज्यूम करेंगे कि इस वोल्टेज सोर्स से लेट अस सपोज एक करंट I1 फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। तो ये I1 का कुछ पार्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे जाएगा, तो फॉर एग्जांपल उसे I इन बोल दे रहा हूं, I इन, ठीक है। और कुछ इसका पार्ट इस फीडबैक रेजिस्टेंस में जाएगा, उसे मैं IF से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, तो क्या लिखोगे आप, नाउ यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ को हम क्या बोलते हैं, KCL भी बोलते हैं शॉर्टकट में, KCL। तो किरचॉफ करंट लॉ का यूज करो तो I1 की वैल्यू होगी I इन प्लस IF। और मैं आपको बताऊं, as we know that for an ideal open इनपुट करंट यानी जो करंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जा रहा है, यानी यहां पे इनपुट करंट क्या है, I, मस्ट बी जीरो। क्योंकि एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट से कोई करंट अंदर को नहीं जाता, क्योंकि ये एक आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है, तो कोई करंट अंदर लेता ही नहीं है। इसका मतलब आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनपुट करंट की वैल्यू जीरो होगी। चाहे आप इस इनपुट की बात कर लो या इस इनपुट से अगर करंट I2 भी फ्लो हो रहा है, तो आपको यह अज्यूम करना होगा कि I2 जीरो होगा फॉर एन आइडियल ओपन। तो अगर ऐसा हमें पता है कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनपुट करंट की वैल्यू जीरो होगी, इंप्लाइज दैट हमें यह पता चलेगा कि I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IF के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट कुछ करंट तो फ्लो होता ही है, ठीक है। प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कुछ करंट फ्लो होता है, तो इसे आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इस करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय ओम्स लॉ, जो कि क्या था, R इक्वल टू V बाई आई। तो हमें करंट की वैल्यू चाहिए, तो I इक्वल टू V बाई आर। यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करो तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज डिफरेंस, यानी करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, यानी V इन से माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R1, ठीक है। और IF की वैल्यू अगेन, करंट यहां से यहां फ्लो हो रहा है, यानी हाई वोल्टेज V2 से V0 की तरफ फ्लो हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज की तरफ, और बीच में रेजिस्टेंस है RF। इन दोनों की वैल्यू यहां पुट करो तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, V इन माइनस V2 अपॉन R1, ठीक है, इज इक्वल टू V2 माइनस VO अपॉन RF, ठीक है। अब यहां पे कंडीशन ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड का यूज कर लो। नाउ यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड का प्रिंसिपल ये बता रहा है कि अगर V1 की वैल्यू जीरो है तो इंप्लाई दैट V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू जीरो, ऐसा होगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, देन above
इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगी, वी इन बाई आर वन इज इक्वल टू माइनस वी ओ बाई आर एफ। मुझे क्या करना है, वी ओ को सेपरेट करना है, तो इंप्लाइज दैट वी ओ बाई आर एफ इज इक्वल टू माइनस वी इन बाई आर वन। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा आपको, वी ओ इज इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर वन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई वी इन। यही तो एक्सप्रेशन था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज का, ठीक है, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोला था। इस इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से आप वोल्टेज गेन भी निकाल सकते हो। देन वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन क्या हो जाएगी, जिसे हम ए एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। वोल्टेज गेन को अगर हम ए एफ से रिप्रेजेंट करें तो वो हो जाएगा वी ओ बाई वी इन, और जो कि मिल रही है हमें माइनस आर एफ अपॉन आर वन। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 4 लिखा था। तो हम देख रहे हैं कि हम चाहे किसी भी मेथड का यूज करें, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन यही मिलेगा और इसकी वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन यही मिलेगा, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 से रिप्रेजेंट किया है इस वीडियो में। ठीक है, तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन और वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन हमें कौन कौन सी बातें बताता है उसको भी पॉइंट आउट करना जरूरी है। तो आप इसके बाद नोट्स में हेडिंग डालोगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हमें देखने के लिए मिलते हैं उनको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। नंबर 1, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन कहने का मतलब एएफ ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज ऑलवेज नेगेटिव। ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी जब मैंने आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कंसेप्ट क्लियर किया था, कि मैंने बताया था कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की जो वोल्टेज गेन होगी वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की भी वोल्टेज गेन नेगेटिव मिल रही है, हमेशा नेगेटिव ही मिलेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है नेगेटिव साइन ऑफ वोल्टेज गेन इंडिकेट्स दैट आउटपुट ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। कहने का मतलब है ये नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है, किसका, वोल्टेज गेन का नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि आउटपुट वोल्टेज ऑलवेज इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होगा, यानी अपोजिट साइन में होगा। क्लियर हो गई बात, फुल स्टॉप। थर्ड पॉइंट है वोल्टेज गेन एएफ ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डज नॉट डिपेंड अपॉन ओपन लूप गेन। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ओपन लूप गेन की वजह से आ रही थी, क्योंकि वो 2 × 10⁵ होती है IC 741 के लिए, और आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ओपन लूप गेन इंफिनिटी होती है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था एम्पलीफिकेशन में, तो इसको रिमूव करना था। तो कैसे रिमूव किया, हमने एक ऐसा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाया जिसकी वोल्टेज गेन डिपेंड ही नहीं करती इस ओपन लूप गेन पे, ए पे नहीं डिपेंड करती। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट था वी कैन रिड्यूस और कंट्रोल द वोल्टेज गेन एएफ ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड RF। और हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग कि हम वोल्टेज गेन को कंट्रोल कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, कब, जब हम R1 और RF की वैल्यू को चेंज करें। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, अगर R1 की वैल्यू ग्रेटर देन RF हो जाए तो जो गेन का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मैं बता देता हूं, पहले गेन के मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। गेन के मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन हट जाएगा मैग्नीट्यूड में, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा RF बाई R1। तो सिंपल सी बात है, अगर RF लेस देन R1 होता है इंप्लाइज दैट AF की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। ठीक है, यानी जो आउटपुट पे सिग्नल है वो स्मॉल है, यानी आउटपुट सिग्नल इज स्मॉल, विल बी स्मॉल, ठीक, will be small with respect to input signal। क्लियर हो गई बात, इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड।
या ऐसे भी लिख सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल विल बी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। ठीक है। अच्छा, अगर आरएफ की वैल्यू R1 के बराबर हो जाए तो उस केस में AF का जो मॉड होगा वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड सेम होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल इज टू बी विल बी इक्वल टू इनपुट सिग्नल। ठीक है, ये पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट कर सकते हो। अच्छा, थर्ड कंडीशन, अगर RF की वैल्यू R1 से बड़ी हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये इस केस का पॉइंट है, ये इस केस का पॉइंट है, इन दोनों को नोट कर लो। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। इस केस में क्या होगा कि जो वोल्टेज गेन का मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और जब भी वोल्टेज गेन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में क्या रिजल्ट आएगा, उस केस में रिजल्ट ये आएगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल इज will be greater than input signal। और मैं बताऊं कंडीशन ऑफ एम्पलीफिकेशन भी यही है। कंडीशन ऑफ एम्पलीफिकेशन क्या होना चाहिए कि आउटपुट वोल्टेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा होना चाहिए इनपुट वोल्टेज सिग्नल के कंपेयर में। ठीक है, तो इस फोर्थ पॉइंट के बाद ये तीनों कंडीशन, यानी केस फर्स्ट, इसे आप केस फर्स्ट बोलोगे, इसे केस सेकंड बोलोगे, और इसे केस थर्ड बोलोगे, और पॉइंट बाय पॉइंट ये सब नोट करोगे। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। 5 पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट है, फॉर द एम्पलीफिकेशन RF must be greater than R1। ठीक है, तभी सिग्नल एम्पलीफाई होगा, है ना, सिंपल सी बात है। एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर मैं R1 की वैल्यू 1 किलो ओम सेट कर दूं एंड RF की वैल्यू 10 किलो ओम सेट कर दूं तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और इनपुट वोल्टेज यानी V इन की वैल्यू अगेन स्टार्टिंग वाले एग्जांपल यानी 2 वोल्ट सेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले का यूज करो तो VO इज इक्वल टू RF बाई R1। V इन वैल्यू पुट करो, RF की वैल्यू है 10, R1 की वैल्यू है 1, इनपुट वोल्टेज सिग्नल है 2। ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब इसे 5 सेट कर देते हैं। ठीक है, 5 किलो। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें 30 मतलब हमें जो आउटपुट है उसे +13 और -13 के बीच में यानी सैचुरेशन रीजन के बीच में रखना है, तो इसलिए हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं R1 और RF की वैल्यू को चेंज करके। तो RF की वैल्यू अगर मैंने 5 सेट कर दी, R1 की वैल्यू 1 किलो ओम सेट कर दी, और इनपुट वोल्टेज 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, -10 वोल्ट। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज हम कंट्रोल कर पा रहे हैं जब हम इस टाइप का इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इनपुट पे 2 वोल्ट दिया था और आउटपुट हमें मिल रहा है 10 वोल्ट का, -10 वोल्ट का। इसका मतलब एम्पलीफिकेशन हो रहा है, और यही तो हमें चाहिए था। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पहला तो आउटपुट एम्पलीफाई हो जाए, उसके साथ साथ उसमें इन्वर्ट हो जाए, यानी उसमें इन्वर्टिंग इफेक्ट आ जाए, यानी उसका आउटपुट वोल्टेज साइन में चेंज हो जाए। तो वो सब हो रहा है, इस वजह से इस सर्किट को हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोल सकते हैं। तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। तो अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल किस किस तरह के आ सकते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि एक सिंपल फिगर है आपके सामने, ऑब्वियस सी बात है ये फिगर है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। इसमें इनपुट वोल्टेज की वैल्यू दी है, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, और आपसे क्वेश्चन किया गया है कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज यानी वीओ को कैलकुलेट करना है, और दूसरा कैलकुलेट वोल्टेज गेन यानी एएफ को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, गिवन क्या है, R1 की वैल्यू 5 किलो ओम दी है एंड RF की वैल्यू दी है 500 किलो ओम, और इनपुट वोल्टेज सिग्नल दिया है आपको 0.1 वोल्ट। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस RF अपॉन R1 इंटू वी इन, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, RF की वैल्यू है 500 अपॉन R1 की वैल्यू है 5, आगे से माइनस का मल्टीप्लाई है, और वी इन की वैल्यू क्या है 0.1। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -100 इंटू 0.1 यानी -10 वोल्ट, यानी इसका आंसर क्या आ गया, -10 वोल्ट। ठीक, ये सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट का। अब सॉल्यूशन सेकंड क्या होगा, वोल्टेज गेन एएफ इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की क्या थी, RF अपॉन R1। ठीक है, तो माइनस RF की वैल्यू है 500 अपॉन R1 की वैल्यू है 5, यानी ये हो गई -100। क्लियर हो गई बात, तो इसका आंसर हो गया -100। ठीक है, या आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, यानी सॉल्यूशन 1 को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। तो गेन कितनी होगी, -100। ठीक है, और इनपुट वोल्टेज हो गया 0.1 यानी क्या हो गया, -10 वोल्ट। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हो। तो यहां तक पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन एन एम्पलीफायर विद गेन ऑफ -10 एंड इनपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलो ओम बाय यूजिंग ऑप एम्प। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से हमें एक ऐसा एम्पलीफायर डिजाइन करना है जिसकी गेन -10 हो। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से अगर हमें एक ऐसा एम्पलीफायर डिजाइन करना है जिसकी गेन निगेटिव है, तो इसका मतलब हमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिजाइन करना है। तो पहले से आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना लो इस तरह से। ठीक है, पहले ही आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम बना लो। ठीक है, अच्छा, अब दिया क्या क्या है, उन्होंने बोला है कि गिवन है A इक्वल टू, यानी AF की वैल्यू गिवन दैट, गिवन क्या दिया है, AF की वैल्यू है -10। ठीक है, और इनपुट रेजिस्टेंस यानी R1 की वैल्यू है 10 किलो ओम, यानी 10 किलो ओम दी है। यानी इसी को तो हम R1 बोल रहे थे और इसको हम RF बोल रहे थे। तो यानी हमें सिर्फ RF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हम अपना इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, यानी ये सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो हमारा काम क्या है, अगर हमें एक एम्पलीफायर डिजाइन करना है जिसकी गेन -10 ओम है, तो इस सर्किट में हमें RF की वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज, अच्छा गेन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन AF इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1। अच्छा, AF की वैल्यू है -10, माइनस RF की वैल्यू हमें नहीं पता, और R1 की वैल्यू है 10 किलो ओम। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, RF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 का इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 100 किलो ओम होगी। ठीक है, यानी RF की वैल्यू अगर 100 किलो ओम हो जाए तो ये वो एम्पलीफायर हो गया जिसके लिए वोल्टेज गेन की वैल्यू -10 है। तो ये आपका वो एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम हो गया जिसकी गेन -10 है। तो यहां तक पहुंच करके नोट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आपको एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फिगर बना के दिया है जिसमें इनपुट रेजिस्टेंस, फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू मेंशन की गई है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज यानी वी आउट की वैल्यू निकालनी है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट करंट इन रेजिस्टेंस 10 किलो ओम। 10 किलो ओम में रेजिस्टेंस 10 किलो ओम रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू मेजर करनी है। थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट करंट इन लोड रेजिस्टेंस आरएल। तो यहाँ पे आपको खुद दिमाग लगा के एक लोड रेजिस्टेंस बनाना होगा इसके जस्ट नीचे इस तरह से। अगर फिगर में ना भी बना हो तो भी आप लोड रेजिस्टेंस ऐसे बनाओगे और उसकी वैल्यू मेंशन करोगे 25 किलो ओम दी है। क्लियर हो गई बात? और यानी इस लोड रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको भी कैलकुलेट करना है। और फोर्थ क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल करंट एट आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर, यानी इस आउटपुट पे टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो भी कैलकुलेट करना है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपको आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए क्या होता है, RF अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाई वी इन, ठीक है। RF की वैल्यू क्या है 100 किलो ओम, R1 की वैल्यू क्या है 10 किलो ओम और वी इन की वैल्यू क्या है 1 वोल्ट, ठीक है। इस फिगर से आपको दिख रहा होगा। तो वैल्यू पुट कर दो तो वीओ की वैल्यू क्या हो गई -100 अपॉन 10 इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा -10 इंटू 1, यानी वीओ की वैल्यू क्या हो गई -10 वोल्ट। तो पहले का आंसर क्या हो गया वीओ इक्वल टू -10 वोल्ट। तो सिंपल सी बात है, इसने क्या किया पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करके नेगेटिव इनपुट वोल्टेज सिग्नल बनाया, इस वजह से ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। सेकंड क्वेश्चन है आपको कैलकुलेट करना है करंट इन रेजिस्टेंस 10 किलो ओम। तो करंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला फॉर एग्जांपल क्योंकि इस रेजिस्टेंस को हम R1 बोलते हैं तो इसमें फ्लो होने वाले करंट को हम I1 से डिनोट करते हैं। तो यानी I1 को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं समझो। देखो इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट है और ये वोल्टेज V2 है, ये V1 है और मैंने बोला अगर V1 0 है तो इंप्लाइज दैट वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन से V2 0 है, यानी I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी Vin माइनस V2 अपॉन R1, ठीक है। मैं यहां बता दूं कि Vin बताया मैंने 1 वोल्ट है, V2 वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन से 0 है, R1 की वैल्यू क्या है 10 किलो ओम है, 10 किलो ओम। और 10 किलो ओम को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 रेज टू पावर 3 ओम, यही से R1 की वैल्यू को हम 10 रेज टू पावर 4 ओम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा I1 करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी Vin की वैल्यू हो गई 1 वोल्ट, R1 की वैल्यू हो गई 10 रेज टू पावर 5 माइनस V2 की वैल्यू हो गई 0, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज टू पावर -4 एम्पियर में, यही से आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर, यही से ऐसे लिख सकते हो 0.1 मिली एम्पियर। तो 10 किलो ओम में फ्लो होने वाले करंट को अगर मैं I1 से डिनोट करूं तो I1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाए हैं 0.1 मिली एम्पियर। ये आपका आंसर नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं लोड करंट की, ठीक है। देखो आउटपुट हमने कैलकुलेट किया अभी -10 वोल्ट। अच्छा, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस ग्राउंड से कनेक्ट होता है, ठीक है, इसी के थ्रू हम देखो आउटपुट जब हम पुल करते हैं तो 2 टर्मिनल चाहिए, एक तो वोल्टेज का और एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यानी इस लोड रेजिस्टेंस की जरूरत होती है अगर हम आउटपुट को पुल करते हैं किसी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो इसका मतलब ये तो हो गया 0 वोल्ट और ये हो गया नेगेटिव वोल्टेज, इसका मतलब जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस करंट को अगर मैं IL से डिनोट करूं जो लोड रेजिस्टेंस में फ्लो होता है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IL की वैल्यू क्या हो जाएगी वोल्टेज डिफरेंस, यानी हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज 0 माइनस VO अपॉन रेजिस्टेंस है RL, ठीक है। अब मैं बता दूं RL की वैल्यू क्या है 25 किलो ओम, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं RL इक्वल टू 25 इंटू 10 रेज टू पावर 3 ओम, ठीक है। और आउटपुट वोल्टेज मैंने बताया -10,
आउटपुट वोल्टेज क्या है, -10 वोल्ट है। तो आई एल की वैल्यू क्या हो गई, 0 माइनस -10 अपॉन आर एल की वैल्यू हो गई 25 इंटू 10⁻3, यानी आई एल की वैल्यू क्या हो गई 10/25 इंटू 10⁻3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻4 अपॉन 25 से 100 4 टाइम कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻4 एम्पियर। ठीक है, या आई एल को ऐसे भी लिख सकते हो 0.4 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.4 मिली एम्पियर। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। अब ये पॉजिटिव अगर करंट की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि करंट ग्राउंड से आउटपुट टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा है, यानी ये सही है। ठीक है, तो अगर मैं लोड रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाले करंट को आई एल से डिनोट करूं तो इसकी वैल्यू है 0.4 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये 3rd का सॉल्यूशन हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल करंट एट द आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि देखो I1 फ्लो हो रहा है, तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर इनपुट करंट भी फ्लो होगा I in, और एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए I in की वैल्यू 0 होती है, यानी जितना करंट R1 में फ्लो हो रहा है उतना ही करंट इस RF में भी फ्लो होगा, यानी ये I1 ही फ्लो होगा। या अगर मैं इसे IF बोलूं, यानी जो करंट RF रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है वो IF है, तो सिंपल सी बात है IF इज इक्वल टू I1 होगा, बिकॉज हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि इनपुट करंट 0 है, क्योंकि ये हमने अज्यूम कर रखा है ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इनफैक्ट कोई सा भी न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, तो आप अज्यूम करोगे कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। क्लियर हो गई बात? या तो स्पेशली आपको बताया जाए कि ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं है और इसका इनपुट करंट इतना है, तब तो आप अज्यूम भी करो, बट जब तक इनपुट करंट की वैल्यू नहीं दी है तब तक आप अज्यूम करोगे कि ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और इसका इनपुट करंट 0 है। तो इस वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, एक तो ये I1 फ्लो हो रहा है, यानी इधर को एक I1 आ रहा है और ग्राउंड से इधर को IL फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों करंट इधर ही फ्लो होंगे या बाहर की तरफ फ्लो होंगे, है ना? तो सिंपल सी बात है, इसके मतलब इसका आउटपुट टर्मिनल पे जितना भी करंट फ्लो होगा वो टोटल करंट कितना होगा, इन दोनों का सम होगा। तो यही तो है चौथा क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल करंट एट द आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर। तो आप सॉल्यूशन 4 में लिखोगे टोटल आउटपुट करंट, वो क्या हो जाएगा, उसे IO यानी आउटपुट करंट को IO से रिप्रेजेंट करो तो ये I1 प्लस IL का सम होगा। तो I1 की वैल्यू क्या है 0.1 मिली एम्पियर, प्लस लोड रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है 0.4 मिली एम्पियर, यानी टोटल आउटपुट करंट कितना हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर। ये आपका आंसर 4 हो गया। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो गया, अगर इसे हम IO से रिप्रेजेंट करें आउटपुट करंट को, तो IO की वैल्यू हो गई 0.5 मिली एम्पियर। तो यहां तक पहुंच करके नोट करना।